प्रिय विद्यार्थियों, अब हम हीगल से संबंधित तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं और ये हीगल के हैं दर्शन की आलोचना। नंबर 1, हीगल एक सर्वशक्तिमान व निरंकुश राज्य का उपासक है। हीगल सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा में विश्वास रखने वाला उग्र राष्ट्रवादी है, जो व्यक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिल्कुल तुच्छ मानकर उन्हें राज्य की वेदी पर बलिदान कर देता है। उसके अनुसार राज्य के सिद्धांत से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि व्यक्ति को राज्य की आलोचना करने, उसका विरोध करने अथवा उसकी अवज्ञा करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। बार्कर के अनुसार हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर पर पहुंचा दिया। ब्राउन के शब्दों में व्यवहारिक दृष्टि से हीगल के सिद्धांत का अर्थ है आत्मिक दासता, शारीरिक अधीनता, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध, शांति काल में मनुष्यों द्वारा राज्य रूपी लेवाइथन दैत्य की सेवा और युद्ध काल में मोलोक दैत्य की उपासना। आलोचकों के अनुसार हीगल ने के इन विचारकों ने ही 20वीं सदी की दो सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं फांसीवाद और साम्यवाद को जन्म दिया। एबस्टाइन ने लिखा है कि यद्यपि उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन बड़ी शब्दाडंबरपूर्ण दार्शनिक परिभाषाओं में किया है, किंतु उसमें फांसीवाद के सभी तत्व मिलते हैं। दूसरा, हीगल राज्य और समाज में अंतर नहीं करता। राज्य और समाज में अन्योन्याश्रितता का संबंध होते हुए भी ये दो भिन्न इकाई हैं, लेकिन हीगल का उद्देश्य राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करना था और इसलिए वह राज्य और समाज को एक मान बैठा है, जो किसी बहुत बड़ी भूल है। तीसरा है हीगल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता वस्तुतः परतंत्रता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वेच्छा से राज्य के आदेशों का पालन करे। दूसरे शब्दों में हीगल का आशय है कि व्यक्ति राज्य के पराधीन रहकर ही सच्ची स्वतंत्रता को उपभोग कर सकता है। वास्तव में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्रत्येक आदेश विवेकपूर्ण नहीं होते और इस कारण हीगल का ये स्वतंत्रता वास्तविक रूप से परतंत्रता का रूप धारण कर लेती है। वेपर के अनुसार हीगल के सिद्धांत में स्वतंत्रता आज्ञाकारिता हो गई है, समानतः अनुशासन बन गई है और व्यक्तित्व राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हीगल के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार भयंकर। हीगल ने युद्ध को राज्य की सर्वशक्तिशालीता का परिचय देने और मानव सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता की उपेक्षा कर उद्देश्य देने के कारण उसका दर्शन मृत्यु, संहार तथा विनाश का संदेशवाहक बन गया है। नेक्स्ट है हीगल का दर्शन अत्यधिक बुद्धिजीवी और रूढ़िवादी है। हीगल एक निराश दार्शनिक है और उस अनुभव शून्य दार्शनिक होने के कारण वह ये मान बैठा है कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता सदैव विवेकपूर्ण होती है। अति दार्शनिकता के कारण उसका दर्शन एक कल्पना मात्र बनकर रह गया है। हीगल की विचारधारा अत्यधिक रूढ़िवादी भी है। इतने गंभीर तथा व्यापक राजनीतिक दर्शन की व्याख्या करने के उपरांत हीगल ने यह अंतिम निर्णय निकाला कि तत्कालीन जर्मन व्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट तथा आदर्श है। इसके विपरीत हीगल के विश्व के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया राज्य पर आकर रुक गई, जिससे वह सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता था। नेक्स्ट है हीगल का आदर्शवाद क्रूरतावाद या पशुवाद है। तत्कालीन जर्मन व्यवस्था को ही आदर्श मान लेने के कारण हीगल के आदर्शवाद को क्रूरतावाद या पशुवाद कहा जाता है। वास्तव में तत्कालीन व्यवस्था की प्रशंसा करने के आवेश में हीगल कुछ इतनी अधिक सीमाएं लांघ गया प्रतीत होता है कि आलोचकों के मत में वह बर्बरता को इसलिए देवी रूप दे लेता है क्योंकि वह सफल हो गई। नेक्स्ट है हीगल के दर्शन ने राष्ट्रीय और जाति अहंकार को अनुचित प्रोत्साहन दिया है। हीगल ने तत्कालीन राज्य व्यवस्था को आदर्श घोषित कर इसे विश्वात्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बताया है। हीगल की इस धारणा ने जर्मन जनता में राष्ट्रीय तथा जाति अहंकार की भावना का विकास किया और वे अपनी सर्वोच्चता तथा श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए युद्धोन्मुखी होकर निरंकुश और बर्बर हो गई। हीगल ने जिस राष्ट्रीय और जाति अहंकार को जन्म दिया, उसके कुपरिणाम समस्त विश्व में भुगते हैं। हीगल का दर्शन राष्ट्रीय और जाति अहंकार को जिस प्रकार से प्रेरित करता है, उससे यही स्पष्ट होता है कि इसमें चिंतक के लिए आवश्यक व्यापक दृष्टिकोण की भारी कमी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास का अंतिम चरण नहीं। हीगल की मान्यता यह है कि राष्ट्रीय राज्य के उदय के साथ साथ राज्य के विकास का अंत हो जाता है, अर्थात राष्ट्रीय राजनीतिक विकास का अंतिम चरण है। उसकी ये धारणा ऐतिहासिक दृष्टि और राजनीतिक आदर्श की दृष्टि से पूर्णतः गलत है। आज सर्वत्र ऐसे आंतरिक संगठन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो इन राष्ट्रीय राज्यों को नियंत्रित कर सके। राजनीतिक चिंतन में हमारा आदर्श विश्व राज्य होना चाहिए, राष्ट्रीय राज्य नहीं। हीगल की आलोचना करते हुए हॉबाउस कहते हैं,
हीगल ने राज्य की जो गौरव गाथा गाई है उसे एक आध्यात्मिक विचार तरंग मान लेना भूल है। उसके मिथ्या एवं भयानक सिद्धांत हैं जिसके अनुसार ईश्वरीय राज्य की कल्पना की गई है। 19वीं सदी के बुद्धिवादी प्रजातंत्रवादी मानवतावाद के सबसे भयंकर विरोध की पृष्ठभूमि है। अब हीगल की देन और उसका प्रभाव। उसकी सर्वप्रथम देन है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में उसने विश्व में होने वाले महान परिवर्तनों को समझने के लिए एक नवीन दार्शनिक साधन प्रस्तुत किया है। वास्तव में ऐतिहासिक प्रणाली को भली भांति समझने वाला वह प्रथम विचारक है। हीगल की ये पद्धति आगे चलकर बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई। दूसरी महत्वपूर्ण देन राष्ट्रीय राज्य का विचार है। उसे राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता और प्रबल प्रचारक कहा जा सकता है। इस संबंध में हेलोवेल ने लिखा है, हीगल की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति ने राष्ट्रीयता का अधिक उदात्त रूप से वर्णन नहीं किया है। मैक्सी लिखते हैं, वर्तमान युग में पाए जाने वाले राष्ट्रीयता के अति उत्कृष्ट सिद्धांतों का पोषण हीगल के विचारों से ही हुआ है। उसकी तीसरी देन राजनीतिक क्षेत्र में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है कि राज्य व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है और व्यक्ति राज्य का ही एक अनिवार्य अंग है। इस प्रकार उसने व्यक्ति और राज्य के बीच आंगिक एकता पर बल दिया है। व्यक्ति और राज्य के संबंधों में हीगल द्वारा प्रतिपादित ये विचार लगभग सर्वमान्य है। चौथी देन राजनीति तथा नीति शास्त्र के पारस्परिक संबंध को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से समझकर प्रतिपादित करती है। वेपर के शब्दों में हीगल ने राजनीति को विभिन्न हितों के समन्वय से ऊंचा उठाया। उसने कानून को कोरी आज्ञा से अधिक उत्कृष्ट बनाया। उसका यह सिद्धांत कम महत्व नहीं रखता कि राज्य को शांति बनाए रखने से पुलिस का कार्य करने वाले संगठन से अधिक उच्च तथा मनुष्य के नैतिक विकास का साधन माना जाना चाहिए। विश्व की क्रियात्मक राजनीति पर जितना अधिक गहरा प्रभाव हीगल का पड़ा है उतना बहुत ही कम दार्शनिकों को पड़ा है। उसके सिद्धांतों ने विभक्त और पराधीन जर्मन राज्यों में एकता और राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना उत्पन्न की। मैकवर्न के अनुसार बिस्मार्क का प्रेरणा स्रोत हीगल था। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी हीगल के दर्शन का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उदार आदर्शवाद, साम्यवाद तथा फासीवाद सभी ने किसी न किसी रूप से उससे प्रेरणा ली। बर्ट्रैंड रसेल ने हीगल का मूल्यांकन करते हुए कहा है, 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में तथा ग्रेट ब्रिटेन में सभी प्रमुख दार्शनिक हीगल के अनुयायी थे। सामाजिक और राजनीतिक दर्शन पर हीगल के प्रभाव को लेकर तो सेबाइन कहते हैं, हीगल के दर्शन को कल्पना की स्वच्छंद उड़ान कहकर तिरस्कृत कर देना आसान है। तथापि वे एक ऐसा बीज था जिसने अच्छाई और बुराई दोनों ही दिशाओं में आगे चलकर 19वीं सदी के सामाजिक दर्शन के प्रत्येक पक्ष पर भारी प्रभाव डाला। तो विद्यार्थियों, ये हमारा हीगल से संबंधित आज का लास्ट पार्ट था, जिसमें हीगल के दर्शन की हमने आलोचना और उसके देन और प्रभाव को पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कुछ इसमें लघुतरात्मक प्रश्न भी आते हैं, जैसे आदर्शवाद के 4 सिद्धांत कौन से हैं, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, प्रमुख आलोचनाएं क्या है, दार्शनिक व्याख्या के सिद्धांत पर टिप्पणी करो, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हीगल क्या कहता है, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन, हीगल की विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राज्य और स्वाधीनता पर हीगल के विचार बताइए। हीगल युद्ध संबंधी विचार बताइए। शासन संबंधी सिद्धांत बताइए। दर्शन की 2 प्रमुख आलोचनाएं बताइए और हीगल की देन और प्रभाव बताइए। फिर राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा, इस कथन के प्रकाश में हीगल के राज्य संबंधी विचारों की विवेचना करिए। स्वाधीनता, युद्ध और शासन के संबंध में हीगल के विचारों की विवेचना करो। राज्य स्वतंत्रता का वास्तविक कारण है, राज्य तथा स्वाधीनता के विषय में हीगल के विचारों की विवेचना करो। बहुविकल्पीय अगर आप प्रश्न देखते हैं तो राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है किसने का, कौन सा आदर्शवादी विचारक है, कौन से देश में हीगल रहता था, तो जर्मनी में रहता था। फिर हीगल समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन करता है, तो किस द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर करता है, तो हमें यही लिखना है
कौन सी ईगल की रचना नहीं है? तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये तो कार्ल मार्क्स की। तो राष्ट्रीय राज्यों को महिमा व्यक्त करने वाला विचारक कौन है? तो हीगल है। और राजनीतिक चिंतन को हीगल की देन किया है। तो एक तो द्वंद्वात्मक पद्धति है और दूसरा है राष्ट्रीय राज्य का विचार। आशा है आपको ये भी चैप्टर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।